मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ वापस आज पुनः उस राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण टॉपिक को आगे करता हूं। राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण, देखिए इसमें हमने आपसे जो बात की थी वो स्टार्टिंग में हमने टाइगर प्रोजेक्ट पढ़े थे, फिर रामसर स्थल पढ़े थे, फिर जंतुआलय, फिर मृगवन, आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र, ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूं आपसे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट, राजस्थान में जैविक उद्यान। देखिए सबसे पहली बात तो बायोलॉजिकल पार्क होता क्या है। बेसिकली बहुत सारे वनस्पति और वन्यजीव ऐसे हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। आपको पता होगा IUCN की एक बुक है रेड डाटा बुक। IUCN की रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे वनस्पति और वन्य जीवों का नाम दर्ज किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा राजस्थान का राजकीय पक्षी जो है गोंडावन, राजस्थान का राजकीय पक्षी गोंडावन जो है उसका नाम 2015 में IUCN के रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा गागरोनी तोते जो दर्रा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं उसका नाम भी IUCN के रेड डाटा बुक में शामिल है। और रेड डाटा बुक में शामिल होने वाले वनस्पति और वन्यजीव के बारे में कहा जाता है कि जिस वनस्पति और वन्यजीव का नाम इस रेड डाटा बुक में लिख दिया गया, निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों के दौरान उस वनस्पति और वन्यजीव का अस्तित्व जो है इस सृष्टि पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, या विलुप्त बिल्कुल ऐसा ही कि भैया विलुप्ति होने के कगार पर है, बचने ही वाली प्रजाति नहीं है, तभी उस रेड डाटा बुक में नाम लिखा जाता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपसे राजस्थान में जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क। जैविक उद्यान का तात्पर्य क्या है? बायोलॉजिकल पार्क। देखो बायोलॉजिकल पार्क और जैविक उद्यान, अगर मान लो कोई भी वनस्पति और वन्यजीव विलुप्त हो रहा है तो विलुप्त होने के कारणों का पता लगाया जाए। भाई ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो विलुप्त होने के कारणों का पता लगाकर उसे ऐसा प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए जैसे परिवेश की उसको आवश्यकता है, जैसा परिवेश उसको चाहिए। तो बायोलॉजिकल पार्कों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विलुप्त हो रहे वनस्पति और वन्य जीवों को ऐसा प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध कराना जैसे कि उसको आवश्यकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं इसकी स्थापना का उद्देश्य, इसकी स्थापना का उद्देश्य विलुप्त हो रहे वनस्पति एवं वन्य जीवों को ऐसा प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध कराना है, परिवेश उपलब्ध कराना है जैसा कि उनको आवश्यक है, आवश्यक या जरूरी है। ठीक है भाई, ये बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है। अब यहां बात आती है राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क। देखो राजस्थान का पहला जो बायोलॉजिकल पार्क है वो है सज्जनगढ़। यहां बड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति रहती है, नाहरगढ़ मानते हैं। ठीक है, नाहरगढ़ नहीं है, सज्जनगढ़ है। राजस्थान सरकार का जो वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसमें भी ऑथेंटिक रूप से नाहरगढ़ सज्जनगढ़ जो है राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, जिसका उद्घाटन 12 अप्रैल 2015 को किया गया। दूसरा जो बायोलॉजिकल पार्क हम पढ़ते हैं वो है माचिया सफारी, जिसका उद्घाटन जो है जनवरी 2016 में किया गया। तीसरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो है, हम बात करते हैं नाहरगढ़, और इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 4 जून 2016 को।
ये हमारा कहाँ है, उदयपुर में है। और ये माचिया सफारी कहाँ है, जोधपुर में है। और नाहरगढ़ जो है ये कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है भाई। इसके अलावा 2 बायोलॉजिकल पार्क और है हमारे पास। एक बायोलॉजिकल पार्क है कौन सा, अभेड़ा, ये कोटा में स्थित है। दूसरा बायोलॉजिकल पार्क जो है मरुधरा, मरुधरा जैविक उद्यान, ये बीछवाल बीकानेर में है। ठीक है भाई। और इसके अलावा एक और, यहां हम पढ़ते हैं नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 हम देखते हैं पुष्कर। पुष्कर ये कहाँ है, अजमेर में है। पुष्कर अजमेर वाला बायोलॉजिकल पार्क जो है ये क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है भाई। इस प्रकार से ओवरऑल हमारे पास 5 बायोलॉजिकल पार्क अस्तित्व में है और ये क्या है, प्रस्तावित है। तो ये बायोलॉजिकल पार्क एक छोटा सा कंटेंट था। बेसिकली ये पेपर पूछा जाता है, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क, दूसरा बायोलॉजिकल पार्क, तीसरा बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, पहला सज्जनगढ़, दूसरा माचिया सफारी, तीसरा नाहरगढ़ है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत? तो बायोलॉजिकल पार्क के बाद उस लिस्ट को, लास्ट क्लास में हमने जो लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में अगला टॉपिक था राजस्थान में संरक्षित स्थल या राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व। तो नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला टॉपिक है राजस्थान में संरक्षित स्थल या राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है भाई। देखो वर्तमान में राजस्थान में कुल 14 संरक्षित स्थल हैं। कितने हैं, 14। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो संरक्षित स्थल है, नंबर 1 में आपसे बात करता हूं। पहला जो संरक्षित स्थल है वो है बीसलपुर। बीसलपुर, बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र। और बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र जो है ये कहां स्थित है, इसकी स्थापना 2008 में हुई और ये टोंक जिले में स्थित है। ठीक है, हम कह सकते हैं इसके बारे में राजस्थान का प्राचीनतम संरक्षित स्थल। देखिए राजस्थान का प्राचीनतम संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 2 में आपसे बात करता हूं, दूसरा जो कंजर्वेशन रिजर्व है, नंबर 2 है जोहड़बीड़ गाड़वाला। जोहड़बीड़ गाड़वाला संरक्षित क्षेत्र। जोहड़बीड़ गाड़वाला संरक्षित क्षेत्र जो है कहां स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है। और ये जो संरक्षित क्षेत्र है बड़ा फेमस है, किसके लिए, यह है ऊंट एवं जोहड़बीड़ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊंट एवं गिद्ध संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। ऊंट एवं गिद्धों के संरक्षण के लिए बेसिकली इसकी स्थापना की गई। ठीक है, कौन सा, जोहड़बीड़ गाड़वाला संरक्षित क्षेत्र। नंबर 3 में बात करता हूं, तीसरा है गुढ़ा विश्नोई। गुढ़ा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र। गुढ़ा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र जो है ये कहां स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है भाई। नंबर 4 में आपसे बात करता हूं, सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र। सुंधा माता कंजर्वेशन
रिजर्व, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये स्थित है कहां? जालोर, जालोर में स्थित है। ठीक है भाई। और सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है बेसिकली भालुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भालुओं के लिए। तो मैं कह सकता हूं यह है भालुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। और एक लाइन और कह सकते हैं, यहां राजस्थान का पहला, यहां राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है भाई। तो बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र हुआ, टोंक जोहड़बीड़ गाड़वाला गिद्ध एवं ऊंट संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा विष्णुई क्षेत्र जिसकी बात की हमने जोधपुर में है। सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र कहां है? जालोर में है। इसी क्रम में देखो आगे मैं बात करता हूं नंबर 5। नंबर 5 जो है वो है शाकंभरी, शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र। शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र जो है बेसिकली इसका जो विस्तार है वो सीकर झुंझुनू में है, सीकर झुंझुनू। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। कह सकता हूं यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित स्थल है। कितना क्षेत्रफल है? 131 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, ये हुआ नंबर 5 कौन? शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 6 बीड़ संरक्षित क्षेत्र। बीड़ संरक्षित क्षेत्र, बीड़ संरक्षित क्षेत्र जो है कहां स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। नंबर 7 में आपसे बात करता हूं। अगला जो संरक्षित क्षेत्र है वो है उम्मेदगंज, उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र। और उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र जो है कहां स्थित है? कोटा में स्थित है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 8 गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 9 में बात करता हूं रोटू संरक्षित क्षेत्र। देखो रोटू संरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो ये नागौर जिले में स्थित है और ये एक बार पेपर में पूछा गया। ठीक है भाई। देखो रोटू संरक्षित क्षेत्र के बारे में 2 लाइन में कह सकता हूं, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। क्षेत्रफल कितना है? 0.72 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। एक और बात, यह है कंजर्वेशन रिजर्व जंगली बकरों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली बकरों हेतु प्रसिद्ध। ठीक है भाई। इस प्रकार से नंबर 9 हमने बात की रोटू संरक्षित
क्षेत्र। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 10, जवाई बांध, लेपर्ड, संरक्षित क्षेत्र। देखो लेपर्ड बोलते हैं तेंदुए को। तेंदुआ जो होता है बिल्कुल बिल्ली से थोड़ा बड़ा होता है, पेड़ों में भी आसानी से भागकर चढ़ जाता है। तो जवाई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र, जवाई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र जो है इसमें भी फर्स्ट, जवाई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र फर्स्ट पाली। ऐसे ही नंबर 11 में बात करता हूं, जवाई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र सेकंड, और ये भी कहां है, ये भी पाली में है। तो ये जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र की बात हुई, फर्स्ट सेकंड दोनों। उसके बाद नंबर 12 में बात करता हूं, नंबर 12 है खेतड़ी बासियाल संरक्षित क्षेत्र, झुंझुनू। नंबर 13 वापस खेतड़ी बासियाल, खेतड़ी बासियाल बागोर संरक्षित क्षेत्र, ये भी कहां है, ये भी झुंझुनू में है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 14, नंबर 14 है मनसा माता, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र, और ये भी कहां है, ये भी झुंझुनू में है। हम कह सकते हैं नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व, जिसकी स्थापना कब हुई, 2019 में। तो इस प्रकार से देखो वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं तो वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने, कुल 14 कंजर्वेशन रिजर्व मौजूद है। एक बार मैं रिपीट करा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने आपसे जो बात की, बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र 2008 टोंक राजस्थान का प्राचीनतम संरक्षित स्थल, मैंने इसकी बात की थी आपसे। ठीक है, उसके बाद जोहड़बीड़ गाड़वाला ऊंट और गिद्ध संरक्षण के लिए, गिद्धों के लिए बड़ा फेमस है। गिद्ध आप जानते होंगे, बेसिकली गिद्ध वही है जो मवेशी मर जाने के बाद उसको नोच कर खा जाते हैं, और गिद्ध वर्तमान संदर्भ में आपको देखने को भी नहीं मिल रहे होंगे। क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं? माना जाता है कि मवेशियों में एक दवा का प्रयोग किया जाता है, दवा का नाम था डाइक्लोफेन। डाइक्लोफेन जो दवा है बेसिकली मवेशियों में बीमारियों के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब मवेशी मर जाता है और उस मवेशी को गिद्ध खाता है तो ये डाइक्लोफेन दवा जो है इसकी वजह से इन गिद्धों की जो इंटेस्टाइन है, इनकी आंत्र जो है वो डैमेज हो जाती है, और उसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डाइक्लोफेन नामक दवा पर क्या कर दिया है, प्रतिबंधित भी कर दिया है। ठीक है, वर्तमान में डाइक्लोफेन दवा जो है बेसिकली जनरली उपयोग में नहीं ली जाती है। ठीक है, तो गिद्ध लगातार इनकी संख्या घटी, उसके संरक्षण के लिए ये जोहड़बीड़ गाड़वाला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, बूढ़ा बिश्नोई, सुंधा माता, मैंने कहा राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, आगे मैंने आपसे बात की थी शाकंभरी सबसे बड़ा है, बीड़, झुंझुनू, उम्मेदगंज पक्षी विहार, गोगेला और रोटू बड़ा फेमस है, सबसे छोटा भी है, यहाँ जंगली बकरे पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की जवाई बांध लेपर्ड, लेपर्ड का मैंने बताया तेंदुआ, ये जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट और जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, खेतड़ी बासियाल बागोर और मनसा माता। ओवरऑल 14 संरक्षित स्थल हम राजस्थान के संदर्भ में वर्तमान में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप अपडेट रहिएगा, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स ऐसे हैं जो चेंज होते रहते हैं, आगे 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखो आगे मैं बात करता हूं आपसे, हमारे पास 2 टॉपिक बचे हुए हैं, राजस्थान में अभ्यारण्य और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है। पहले तो मैं बात करता हूं किसकी, अभ्यारण्य की, और उसके बाद यहां लिखते हैं राष्ट्रीय उद्यान।
अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? जनरली हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका रखरखाव जो है, रखरखाव किसके द्वारा? इसका रखरखाव जो है स्टेट गवर्नमेंट, और इसका रखरखाव जो है नेशनल गवर्नमेंट। लेकिन ये कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है भाई। वास्तव में अंतर क्या है? देखो, वास्तव में अंतर है, यहां संपूर्ण पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण पारिस्थितिकी का संरक्षण। ठीक है भाई, संपूर्ण पारिस्थितिकी का संरक्षण का तात्पर्य क्या है? यहां वनस्पति और वन्यजीव, वनस्पति और वन्यजीव दोनों का संरक्षण होता है। ठीक है भाई, दोनों के संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, जबकि यहां ऐसा नहीं होता। संपूर्ण पारिस्थितिकी के बजाय वन्य जीव संरक्षण पर बल। कहने का मतलब वन्य जीवों पर ज्यादा बल रहता है, यहां दोनों की बात होती है, वनस्पतियों पर यहां ज्यादा फोकस नहीं होता। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम यहां करते हैं, इनके कोर एरिया में, कोर एवं बफर एरिया में मानवीय गतिविधियां संभव। ठीक है भाई, और यहां अगर हम बात करते हैं केवल बफर एरिया में मानवीय गतिविधियां संभव। इसका मतलब क्या है? देखो ऐसे समझिए, सही मायने में ये हुआ कोर एरिया और इसके बाद ये हुआ बफर एरिया। ठीक है भाई, कोर एरिया में मानवीय गतिविधियां बिल्कुल प्रतिबंधित होती हैं। किसमें? नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान। जिस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो कोर एरिया है, वहां मनुष्य का आना जाना बना, क्योंकि वो एक, हम कह सकते हैं, सेंसिटिव एरिया है। वहां बहुत ज्यादा वन्यजीव है, वहां कभी भी किसी वन्यजीव का आक्रमण हो सकता है, वहां कभी भी कोई खतरा आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कोर एरिया है, उस एरिया में मानव का जाना आना, पशुधन, पशु चराना, ये सारी गतिविधियां प्रतिबंधित है। दूसरा है बफर एरिया, बाहरी क्षेत्र। इस बाहरी क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां पॉसिबल है कुछ नियमों के तहत। ठीक है, तो यहां तो मैंने कहा कि जो बफर एरिया है उसमें केवल मानवीय गतिविधियां पॉसिबल है। यहां कोर और बफर एरिया पूरा, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य है, उसमें पूरे में जंगल में कहीं पशु चरा लीजिएगा, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, अब जंगली जानवरों का कोई अटैक होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, अंतर है। पेपर में आपसे हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई अभ्यारण्य नेशनल पार्क, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्तमान में कितने, 27 अभ्यारण्य है और कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहले हम 3 राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं, फिर इकट्ठी बात कर लेंगे किसकी? 27 अभ्यारण्यों की। तो नेक्स्ट में अगला टॉपिक है हमारा क्या? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। कितने हैं कुल? 3।
देखो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ऐसा नहीं कि सीधा राष्ट्रीय उद्यान बन गया, पहले 1955 ईस्वी में अभ्यारण्य के रूप में क्या हुआ? स्थापित हुआ। कुल जो इसका क्षेत्रफल है लगभग 392 वर्ग किलोमीटर का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे चलकर 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को इस अभ्यारण्य था उस समय, मैं फिर बात कर रहा हूं वापस, 1955 ईस्वी में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ। कुल क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। 1 अप्रैल 1973 को इस अभ्यारण्य में, क्योंकि उस समय अभ्यारण्य था, इसमें राजस्थान की पहली बाघ परियोजना चलाई गई, जिसके निदेशक फतेह सिंह राठौड़ थे। जोधपुर के रहने वाले थे फतेह सिंह राठौड़, वो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना के क्या थे? डायरेक्टर थे, निदेशक थे। उस फतेह सिंह राठौड़ के प्रयासों से 1981 ईस्वी में 1 नवंबर 1980 ईस्वी में इसे नेशनल पार्क का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। ठीक है, यहां तक मैं बात कर लेता हूं एक बार आपसे। सबसे पहले लिख देता हूं क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट में बात करता हूं 1955 ईस्वी में इसकी अभयारण्य के रूप में स्थापना हुई। नेक्स्ट में बात करता हूं 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को इस अभयारण्य में, क्योंकि देखो इस समय अभयारण्य था, मैं फिर वापस बात कर रहा है, तो वैसे वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है, उस समय तो अभयारण्य था। इस अभयारण्य में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना चलाई गई, शुरू की गई। इस बाघ परियोजना के निदेशक कौन थे? फतेह सिंह राठौड़। ठीक है भाई, फतेह सिंह राठौड़ जो है, इनका संबंध कहां से रहा है? जोधपुर से रहा है। ठीक है भाई, आगे चलकर मैंने कहा कि 1 नवंबर 1980 ईस्वी को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, किसके? फतेह सिंह राठौड़ के प्रयासों से। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं 1 नवंबर 1980 को फतेह सिंह राठौड़ के प्रयासों से इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का
दर्जा दिया गया। ठीक है भाई, तो नेशनल पार्क कब बना? 1 नवंबर 1980 को नेशनल पार्क का दर्जा इसको दे दिया गया। देखो, इसके आसपास के भूभाग में बहुत सारे लोग, कई गांव निवास करते हैं, और उन गांवों की वजह से इस नेशनल पार्क पर क्या, इस नेशनल पार्क की इकोलॉजिकल सिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और इस नेशनल पार्क के आसपास के भूभाग को प्राकृतिक दृष्टि से डेवलप करने के लिए 1996 ईस्वी में विश्व बैंक की सहायता से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। तो हम कह सकते हैं इस नेशनल पार्क के आसपास के भूभाग को पारिस्थितिकी की दृष्टि से विकसित करने हेतु उन्नीस सौ 96 ईस्वी में विश्व बैंक के सहयोग से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है भाई, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है कब चलाया गया? 1996 में चलाया गया। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया। ठीक है, क्यों चलाया गया ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं राजस्थान में सर्वाधिक बाघ 56 बाघ 2018 के आधार पर, जो बाघों की गणना हुई उसके आधार पर सर्वाधिक बाघ इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसलिए इसे लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। ठीक है भाई, बाघों का घर भी बोलते हैं। राजस्थान में बाघों का घर, अगर देश में बाघों का घर पूछा जाए तो एमपी है, और राजस्थान में बाघों का घर पूछा जाए तो रणथंभौर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में सर्वाधिक धोख के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीवों का निवास भी इसी नेशनल पार्क में है। ठीक है, मैं कह सकता हूं इस नेशनल पार्क में, मैंने आपको पढ़ाया था, धोख के वन सर्वाधिक कहां? इसी में पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क में सर्वाधिक धोख के वन पाए जाते हैं तथा सर्वाधिक प्रकार के वन्यजीव, सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीवों का निवास इसी नेशनल पार्क में है। तो दो बातें हो गई भाई। कौन कौन सी बातें हुई? एक तो मैंने कहा सर्वाधिक प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के वन्य जीव, और सर्वाधिक किसके वन? धोख के वन इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, इस नेशनल पार्क में प्रमुख जो पर्यटक स्थल है उनकी मैं बात कर लेता हूं। प्रमुख पर्यटक स्थल, देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो रणथंभौर दुर्ग,
रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं रणथंभौर दुर्ग के बाद पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये रणथंभौर दुर्ग में है, सदरुद्दीन की दरगाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोगी महल। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर 5, आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल झूमर बावड़ी। ठीक है भाई, ये प्रमुख पर्यटक स्थल जो है वो इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अलावा देखो, इस नेशनल पार्क में जल संरक्षण के प्रमुख स्रोत, ये भी पेपर में कई बार पूछ जाते हैं, जल संरक्षण के स्रोतों के लिए वैसे फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह सकता हूं इस नेशनल पार्क में स्थित तालाब या जल के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं गिलाई सागर, मानसरोवर, गिलाई सागर, मानसरोवर, रनिहाड़ तालाब, एक और तालाब है पद्मला तालाब, एक और है राजबाग। देखो, पद्मला तालाब वही तालाब है जिसमें राजस्थान का पहला शाखा, और पहला शाखा 1301 ईस्वी में हुआ। ठीक है भाई, और इस 1301 ईस्वी की साके में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। रणथंभौर के चौहान शासक थे कौन? हम्बीरदेव चौहान, और उनकी पत्नी थी रंगदेवीर, पुत्री थी देवल रानी। रंगदेवीर देवल रानी ने इस तालाब में कूदकर क्या किया था? जल जोहर किया था। ठीक है, राजस्थान का पहला शाखा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, ये हमारा पहला नेशनल पार्क था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं अगला जो नेशनल पार्क है हमारा नंबर सेकंड जो नेशनल पार्क है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां स्थित है? भरतपुर में स्थित है। देखो, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, बेसिकली इसका नाम केवलादेव इसलिए पड़ा क्योंकि इस नेशनल पार्क में शिव जी का मंदिर स्थित है। शिव जी का मंदिर स्थित होने के कारण क्या नाम पड़ा? केवलादेव नाम पड़ा। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरा देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके क्षेत्रफल की। इसका जो क्षेत्रफल है बहुत कम है, 28.73 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के 3 जो नेशनल पार्क है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क है। ठीक है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको ही घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पक्षियों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, इसलिए बोलते हैं इसको घना पक्षी विहार। तो पहली लाइन तो मैं यहां कह सकता हूं, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है भाई, देखो इसको नेशनल पार्क का दर्जा ऐसा नहीं सीधे ही मिल गया हो। सबसे पहले 1956 ईस्वी में ये अभयारण्य बना।
ठीक है। 1956 ईस्वी में मैं कह सकता हूं सर्वप्रथम, या इसे 1956 ईस्वी में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है भाई। उसके बाद 27 अगस्त 1981 ईस्वी को 27 अगस्त 1981 ईस्वी को इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसी वर्ष 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को राजस्थान का पहला रामसर स्थल भी इसी नेशनल पार्क में स्थापित किया गया। नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं 1 अक्टूबर 1981 को इस नेशनल पार्क में राजस्थान का पहला रामसर स्थल डॉक्टर सलीम अली वेटलैंड क्षेत्र इस नाम से के नाम से स्थापित किया गया। मैंने पढ़ा था आपको रामसर स्थल, राजस्थान का पहला रामसर स्थल डॉक्टर सलीम अली वेटलैंड एरियाज के नाम से केवलादेव घना पक्षी विहार में क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है भाई, देखो आगे क्या हुआ, आगे मैं बात करता हूं। 1985 ईस्वी में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अपनी प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। देखो प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची अलग होती है, कृत्रिम विश्व धरोहर सूची अलग होती है, सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर सूची अलग होती है। वो सारी सूचियों की बात आपसे जब हम राजस्थान में पर्यटन वाला क्षेत्र पढ़ेंगे तो समय एक अलग से पढ़ेंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल जो स्पोर्ट्स हैं या पर्यटक स्थल हैं या राजस्थान की कलाएं कौन कौन सी, जैसे कालबेलिया नृत्य जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा हम बात करते हैं कई हमारी कृत्रिम इमारतें हैं, ठीक है, जंतर मंतर शोरवेधशाला है, जयपुर परकोटा है, हमारे 6 दुर्ग हैं, ठीक है। तो बात करेंगे उन सारी उनके बारे में। हम ये कह सकते हैं 1985 ईस्वी में इसे 1985 ईस्वी में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है भाई, 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने क्या कर दिया, इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर दिया। तो राजस्थान का पहला प्राकृतिक स्थल अब एकमात्र भी है, पहला और एकमात्र प्राकृतिक स्थल जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है वो कौन सा है, केवलादेव घना पक्षी विहार है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं 2005 में इस नेशनल पार्क में 2005 में इस नेशनल पार्क में डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई। अब डॉक्टर सलीम अली की बात करते हैं। भाई डॉक्टर सलीम अली कौन है, बार बार मैंने नाम लिया इसका। डॉक्टर सलीम अली जो है ये प्रसिद्ध एक पक्षी वैज्ञानिक है, विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, और मूलतः ये मुंबई के रहने वाले। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, पुस्तक का नाम था इंडियन बर्ड। ठीक है भाई, ये डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कब हुई,
2005 ईस्वी में। उसके बाद देखो आगे बात करता हूं, 2006 में यहां इस नेशनल पार्क में सारसों की घटती हुई संख्या को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन राजहंस चलाया गया। ऑपरेशन राजहंस चलाया गया। देखो ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिस नेशनल पार्क के चारों ओर क्या है, दीवार है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पक्षी निवास करते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड जो है इसमें घुस जाता है और घुसने के बाद उन पक्षियों को दौड़ा दौड़ा कर क्या कर देता है, मार देता है। तो उस परिस्थिति में इस नेशनल पार्क के चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, तो अब चूंकि मैंने कहा सारस है या क्रेन हम जिनको बोलेंगे, इनकी संख्या कम हुई, उसको लेकर के यहां चलाया गया ऑपरेशन राजहंस। देखो मैंने कहा कि विश्व में सर्वाधिक विदेशी पक्षी इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहां तक कि साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन जो है वो भी इस नेशनल पार्क में निवास करती है। साइबेरियन सारस के बारे में बात करेंगे, अक्टूबर नवंबर में आती है यहाँ और जनवरी फरवरी में वापस चली जाती है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट में बात कर सकता हूं कि ये एशिया में विदेशी पक्षियों की सबसे बड़ी शरणस्थली है। इसे पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की शरणस्थली के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा पक्षियों का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात कर लेता हूं, एशिया में सर्वाधिक विदेशी पक्षी किसी नेशनल पार्क में निवास करते हैं। इसलिए इसे विदेशी पक्षियों की शरणस्थली ऑब्लिक प्रजनन स्थली ऑब्लिक पक्षियों का स्वर्ग ऑब्लिक घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये सारे इसके क्या है, उपनाम है। ठीक है, ये विदेशी पक्षियों की शरणस्थली बोल लें, विदेशी पक्षियों की प्रजनन स्थली बोल लें, एशिया में पक्षियों का स्वर्ग बोल लें, ठीक है, घना पक्षी विहार बोल लें। एक बार क्या हुआ, पानी की कमी की वजह से बहुत ज्यादा पक्षी परेशान रहने लगे, इसलिए यूनेस्को ने एक बार वार्निंग भी दी कि भाई क्या करिए, आप तत्काल प्रभाव से पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा, अन्यथा हम आपका यूनेस्को की जरूर सूची का दर्जा जो है छीन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को से यहाँ हेल्प मिलती है इसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस नेशनल पार्क में पानी की व्यवस्था हेतु, इस नेशनल पार्क में जल की व्यवस्था अजान बांध तथा गोवर्धन ड्रेन परियोजना के माध्यम से की जा रही है। देखो आपसे पूछा जाए प्रमुख विदेशी पक्षी कौन कौन से विदेशी पक्षी निवास करते हैं। प्रमुख विदेशी पक्षी, तो
सबसे पहले तो साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लिप गिजार्ड, लिप गिजार्ड। नेक्स्ट है व्हाइट स्टार्क, व्हाइट स्टार्क। नेक्स्ट है पेंटेड सॉवर्स, पेंटेड सॉवर्स। एक और है लेपवीर, लेपवीर। ठीक है भाई, ये सारे प्रमुख विदेशी पक्षियों में साइबेरियन सारस है, लिप गिजार्ड, लिप क्या है, गिजार्ड, लिप गिजार्ड, व्हाइट स्टार्क, पेंटेड सावर्स और लेपवीर। ये सारे विदेशी पक्षी जो है बेसिकली कहां, इसी नेशनल पार्क में निवास करते हैं। देखो आगे अगर मैं आपसे बात करूं साइबेरियन सारस के बारे में, किसके बारे में, साइबेरियन क्रैन, साइबेरियन सारस। कब आता है ये, अक्टूबर नवंबर में आता है, आते हैं। जाते कब हैं, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में वापस। साइबेरिया बेसिकली रूस का एक प्रांत है, रूस का एक प्रांत है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी तक बहुत ज्यादा ठंड वहां रहती है। ऐसी परिस्थिति में ये उड़कर वहां से कहां जाते हैं, भूमध्य रेखा की ओर आ जाते हैं, मतलब केवल द्विघना पक्षी विहार में आ जाते हैं। और भी बहुत सारे उद्यानों में आते हैं, ठीक है, लेकिन राजस्थान में यही आते हैं। और जैसे ठंड वापस कम होती है वापस ही चले जाते हैं, ठीक है। इनका प्रमुख खाद्य, प्रमुख खाद्य, इनका जो प्रमुख खाद्य है वो एक घास है, कुट्टू की घास, कुट्टू की घास। ये इसका प्रमुख, इनका प्रमुख खाद्य है। हालांकि देखो एक और घास इस नेशनल पार्क में पाई जाती है, एंचा, एंचा घास मैंने पहले पढ़ाई थी, केवलादेव भरतपुर में एंचा घास पाई जाती है, जिसमें पक्षी फंसकर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस नेशनल पार्क में स्थित एंचा घास में पक्षियों के फंसने से, पक्षियों के फंसने से, फंसने से उनकी मृत्यु हो जाती है। देखो ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में एक पॉइंट है, एक दलदली क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा पानी, उसको बोलते हैं पाइथन पॉइंट, पाइथन बोलते हैं अजगर को। पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जाते हैं। हम कह सकते हैं इस नेशनल पार्क में स्थित, इस नेशनल पार्क में स्थित दलदली क्षेत्र के पाइथन पॉइंट पर, पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। देखो ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में सर्वाधिक कदम के वृक्ष पाए जाते हैं, कदम के वृक्ष पाए जाते हैं। देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैंने आपसे बात की थी, उसमें सर्वाधिक धोंक के वन थे, यहां सर्वाधिक कदम के वृक्ष है। कदम के वन से कदम 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 होते हुए वो कामा बन गया, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कामा, वर्तमान कामा भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी बहुत ज्यादा कदम के वृक्ष पाए जाते थे। कदम से ही आगे बिगड़कर ये कामा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस नेशनल पार्क में आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल, होटल का नाम क्या है, सारस स्थित है। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि NH11
NH11 जो है उसका नाम परिवर्तित होकर के अब NH21 हो गया है। ठीक है, पर कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो NH11/21 जो है उस पर कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार। हम कह सकते हैं यह नेशनल पार्क राजस्थान में अब वर्तमान में NH21 हो गया है भाई, NH21 पर स्थित है। पहले ही NH11 था, अब NH11 या 21 की बात करता हूं तो देखो हमारे पास बेसिकली आपने ये सुना होगा दिल्ली, जयपुर और आगरा। इसको पर्यटन के क्षेत्र में बोलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक है भाई, और ये आगरा से जयपुर वाला जो है ये वाला है NH21। ठीक है भाई, आगरा से जयपुर को जो जोड़ता है वो NH21 है। इसी पर स्थित है कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्णिम त्रिकोण क्या है? हम कह सकते हैं दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये जो त्रिकोण बनता है ये पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्णिम त्रिकोण कहलाता है। और स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल पर राजस्थान का कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो हम कह सकते हैं राजस्थान का केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। इस प्रकार से हमारा दूसरा जो नेशनल पार्क था कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार, वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं तीसरा जो नेशनल पार्क है, नंबर 3, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, देखो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है बेसिकली पहले एक दर्रा अभ्यारण्य था। इसके अलावा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, इसके अलावा जवाहर सागर अभ्यारण्य है। इन तीनों अभ्यारण्यों से थोड़ी थोड़ी भूभाग को लेकर के इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का क्या हुआ? निर्माण हुआ या इसकी स्थापना हुई। तो मैं बात कर सकता हूं स्थापना कब हुई? 9 जनवरी 2012 को। ठीक है भाई, 9 जनवरी 2012 को स्थापित। तो हम कह सकते हैं कैसा है? नवीनतम है। नेक्स्ट में बात करता हूं इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 199.55 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। नेक्स्ट में बात करता हूं विस्तार। इसका विस्तार जो है कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में है। ठीक है भी, देखो अभी मैंने बात की ये जो नेशनल पार्क है इस नेशनल पार्क का निर्माण किस किस से? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य और जवाहर सागर अभ्यारण्यों से लिए गए भूभाग को मिलाकर की गई। तो पहले लाइन हम कह सकते हैं इस नेशनल पार्क का निर्माण, इस नेशनल पार्क की स्थापना दर्रा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, तथा जवाहर सागर अभ्यारण्य से लिए गए भूभाग को मिलाकर की गई। ठीक है भाई, ये हुई इसकी क्या? स्थापना, विस्तार, क्षेत्रफल। देखो ये जो नेशनल पार्क है इस नेशनल पार्क में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल। देखो प्रमुख पर्यटक स्थलों की जब मैं बात करता हूं तो अबली मिनी का महल, नेक्स्ट है रावठा महल,
इसके अलावा हम बात करते हैं बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर। ठीक है भाई, तो देखो अबली मिनी का जो महल है बेसिकली कोटा में स्थित है। रावठा जो महल है ये कहां स्थित है, ये भी कोटा में स्थित है। बारडोली के शिव मंदिर कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है भाई, देखो इसके अलावा ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में रियासतकालीन मचान और शैलाश्रय, आदि मानव के शैलाश्रय, आदि मानव के शैलाश्रय दर्रा में भी पाए जाते हैं। दर्रा का ही तो पार्ट है अपना आप में। आदि मानव के शैलाश्रय और रियासतकालीन मचान या ओदिया या अवलोकन स्तंभ। मचान बोलते हैं एक झोपड़ी टाइप का पेड़ पर बना लेते हैं, उससे जीव जंतुओं को देखने और उनका शिकार करने के लिए। आज भी मचान से वन्य जीव की गणना होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस नेशनल पार्क में, इस नेशनल पार्क में रियासतकालीन मचान ऑब्लिक अवलोकन स्तंभ या ओदिया तथा आदि मानव के शैलाश्रय स्थित है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नेशनल पार्क हुआ कौन सा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो ओवरऑल हमने इस क्लास में आपसे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क की बात की, जैविक उद्यानों की बात की, और 3 हमारे थे क्या, नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नंबर 2 मैंने आपसे बात की थी केवलादेव, और नंबर 3 हमने बात की मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, देखो नेशनल पार्क हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, 27 अभ्यारण्य बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसके बारे में, राजस्थान में अभ्यारण्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।